तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्रॉगली वेव्स या मैटर वेव्स। एक ही बात है, डी ब्रॉगली वेव्स या मैटर वेव्स। हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है यानी जो लाइट है वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होती है। ये प्लैंक ने अपनी अजम्पशन दी थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए, जो क्लासिकल फिजिक्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया था। बाद में उसी कॉन्सेप्ट को लेकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और बहुत सारे ऐसे इफेक्ट समझाए गए जो क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं किए जा रहे थे। तो ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो उसमें रेडिएशन में एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, उनकी h न्यू एनर्जी होती है हर पैकेट्स की। वो डिपेंड करती है किस फ्रीक्वेंसी की लाइट है, उसके अकॉर्डिंग ही उन पैकेट्स की एनर्जी होती है h इंटू न्यू के इक्वल, जहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है। तो यानी कि लाइट का दो तरह का बिहेवियर हुआ। वेव तरह का बिहेवियर तो है ही, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन, ये सारे प्रोसेस ये प्रूव करते थे कि लाइट का वेव बिहेवियर है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एटम की स्टेबिलिटी, एटम रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन, एमिशन यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट समझाया गया, तो इन सब से ये प्रूव हुआ कि जो रेडिएशन है उसका पार्टिकल नेचर है। तो इन दोनों बिहेवियर से कलेक्टिवली कहा गया कि जो रेडिएशन है, जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो दोनों तरह का बिहेवियर करती है, जहाँ वेव का बिहेवियर भी करती है और पार्टिकल का बिहेवियर करती है। ठीक है, तो यानी एनर्जी जो है वो वेव नेचर को भी पजेस करती है और पार्टिकल नेचर को भी पजेस करती है। इस तरह के नेचर को देखकर 1924 में डी ब्रॉय एक साइंटिस्ट थे। डी ब्रॉय जो है और डी ब्रॉगली एक ही बात है, इसको लिखा डी ब्रॉगली जाता है लेकिन डी ब्रॉय बोला जाता है। तो डी ब्रॉय ने एक अजम्पशन ली, एक हाइपोथेसिस क्रिएट की कि जिस तरह से लाइट जो है वो डुअल कैरेक्टर को पजेस करती है, उसका डुअल कैरेक्टर है कि वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह बिहेव भी करती है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब को भी पार्टिकल होते हुए दोनों तरह के बिहेवियर शो करने चाहिए। तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए डी ब्रॉय ने ये भी बोला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही क्या, हर मैटर, हर ऑब्जेक्ट का डुअल कैरेक्टर होना चाहिए, यानी हर कैरेक्टर के साथ एक वेव एसोसिएट रहनी चाहिए। और उस वेव की वेवलेंथ को उन्होंने बताया कि इस तरह की जो वेव है उसकी वेवलेंथ पार्टिकल के मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो उन्होंने जो डी ब्रॉय ने वेवलेंथ मैटर की वेव्स के लिए फॉर्मूला दिया है उसको हम देखते हैं। डी ब्रॉय ने बोला कि एनर्जी ऑफ द फोटोन, अभी हम फोटोन की वेवलेंथ के लिए कर रहे हैं और उसी को रिलेट किया मैटर वेव से। ओके, तो उन्होंने बोला कि जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है अकॉर्डिंग टू प्लैंक इक्वल टू h न्यू होती है। ओके, h यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। और हमें ये पता है वेव थ्योरी से कि न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है। तो इससे h c अपॉन लैम्डा e के इक्वल हुआ और लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई के इक्वल। ठीक है फ्रेंड, अब क्या है कि जो एनर्जी ऑफ द फोटोन होती है वो रिलेटिविस्टिक थ्योरी से दी जाती है। रिलेटिविस्टिक थ्योरी में अगर कोई भी मैटर है उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरेबल हो जाती है, उस कंडीशन में रिलेटिविस्टिक थ्योरी लगाई जाती है और उसके अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 से दी जाती है। ये इसी केस में होता है जब मैटर की जो स्पीड है वो कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो। लेकिन अभी हम यहाँ फोटोन के लिए केस में ये डिस्कस कर रहे हैं। फोटोन की स्पीड हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होता है। फोटोन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्वांटा है जिसे फोटोन बोलते हैं। तो उसकी स्पीड चाहे वो किसी भी फ्रीक्वेंसी का हो, चाहे वो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किसी भी फ्रीक्वेंसी में पड़ रहा हो, तो उसकी जो स्पीड होती है वो c के इक्वल ही होती है। तो फोटोन के केस में जो रेस्ट मास है, ये रेस्ट मास है फ्रेंड्स, तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है
0 माना जाता है। और रिलेटिविस्टिक मास जो होता है उसे अगर m लिया जाए तब उस कंडीशन में ये टर्म तो 0 हो जाएगी और e स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल या e इज इक्वल टू पी सी के इक्वल निकल के आएगा। ओके, तो यहाँ से e की वैल्यू यहाँ पर रखें अगर, तो एच सी अपॉन पी सी। ओके, यहाँ पे पी सी जो है फोटोन की एनर्जी है, p मोमेंटम और c स्पीड ऑफ लाइट, और इससे रिलेशन से निकल के आएगा h अपॉन पी। ये फोटोन की वेवलेंथ के लिए रिलेशन है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। डी ब्रॉय ने वेवलेंथ ऑफ फोटोन के लिए ये रिलेशन निकाला और ये एज्यूम किया कि जब लाइट है वो डुअल कैरेक्टर को फॉलो करती है, बीइंग अ वेव इट बिहेव लाइक अ पार्टिकल, तो पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। और उन्होंने यही वेवलेंथ दी हर पार्टिकल के साथ जो एसोसिएट रहती है। हर पार्टिकल, जो भी मूविंग पार्टिकल होगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट रहती है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी से दी जाती है। अब मान लिया फॉर एक इलेक्ट्रॉन, मास m है इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी v है, तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p या h अपॉन mv से दी जाएगी। ठीक है, ये वेवलेंथ हर पार्टिकल के साथ एसोसिएट रहती है, चाहे वो किसी भी साइज का हो, जरूरी नहीं है। हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में देख रहे हैं और इस चीज़ का एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया गया। जीपी थॉमसन ने और डेविसन जर्मन ने ये दिखाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्रैक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हुए भी अगर उसको हाई वोल्टेज तक एक्सेलरेट कराकर निकल के क्रिस्टल पर डाला जाए तो ये डिफ्रैक्शन शो करता है, और डिफ्रैक्शन केवल वेव्स ही शो करती हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव बिहेवियर भी होता है और ये प्रूव हो चुका था और उसी के बेस पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी कंस्ट्रक्शन हुआ। ओके, तो ये डी ब्रॉय के वेवलेंथ जो है उसके बारे में एक्सप्रेशन है। और इसमें हम देखेंगे डी ब्रॉय ने काइनेटिक एनर्जी के टर्म में वेवलेंथ को कैसे दिया। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी किसी भी मूविंग पार्टिकल की कैसे दी जाती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, और ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m, या हम p की वैल्यू निकल जाएगी √2m_k। ठीक है, इस रिलेशन से तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p है और p की वैल्यू √2m_k। m मास का पार्टिकल जिसकी काइनेटिक एनर्जी k है, उसकी वेवलेंथ के लिए ये रिलेशन लगता है। अगर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है और अगर आपको न्यूमेरिकल करने होते हैं तो सीधे आप ऐसे भी, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है आपको तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। और अगर इन टर्म ऑफ पोटेंशियल v के टर्म में देखा जाए तो किसी भी इलेक्ट्रॉन जिसको v पोटेंशियल दिया गया है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है E इंटू वी के इक्वल होता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को, अगर किसी चार्ज को दिया जाता है तो Q इंटू वी हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें हम वेवलेंथ अगर निकाले तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, h अपॉन √2m_k, और k की वैल्यू क्या है, Q इंटू वी। तो इस तरह से v पोटेंशियल की टर्म में वेवलेंथ किसी भी पार्टिकल के साथ जो एसोसिएट रहेगी वो ऐसे दिखाई जाती है। अब हम बात करते हैं, अगर किसी पार्टिकल को T टेम्परेचर पे रखा है, किसी भी मैटर को T टेम्परेचर पर रखा है, तब उसकी वेवलेंथ कैसे निकालते हैं। तो देखिए, किसी भी पार्टिकल का अगर टेम्परेचर T है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बताई जाती है 3/2 kT। अगर n नंबर ऑफ एटम होते हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जो ये वाला k है, स्मॉल k, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये 3/2 का फैक्टर होता है कि हाफ kT एनर्जी, क्लासिकली हाफ kT एनर्जी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में होती है और क्लासिकली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम XYZ में हाफ kT प्लस हाफ kT प्लस हाफ kT 3/2 kT एनर्जी होती है टोटल। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई 3/2 kT, और टोटल तीनों
एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी भी 3/2 kT होती है। अभी हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं और इसकी हेल्प से लैम्डा की वैल्यू जो होगी h/√3NkT, देखिए इंटू m मास। तो इसके हेल्प से वेवलेंथ किसी भी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अगर पार्टिकल T टेम्परेचर पे है, अगर पार्टिकल को V पोटेंशियल दिया गया है और अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दी है, तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो डी ब्रॉय ने इस तरह से रिलेशन दिया था वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में। अब हम एक और चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये है कि अगर डी ब्रॉय ने कहा है कि लाइट के मैटर के साथ वेव एसोसिएट रहती है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती, क्योंकि मूव तो हर मैटर कर रहा है। वेव के जो उसके साथ एसोसिएटेड वेव है वो फिर हमें ऑब्जर्व क्यों नहीं होती है, उसका रीज़न हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि जितने भी मासलेस जो भी मास वाले पार्टिकल होते हैं जिनके हैवी मास है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन तो एक्चुअली बहुत कम मास का होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम के यूनिट का होता है। और अगर हम किसी भी पार्टिकल की बात करें 1 ग्राम या फिर उससे भी छोटी मिलीग्राम की बात करें तो वो बहुत हैवी वेट हो जाता है और उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव होती है उसकी वेवलेंथ बहुत कम आती है फ्रेंड्स, और वो वेवलेंथ इतनी कम आती है कि उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। यही रीज़न है कि मैटर के साथ जो एसोसिएटेड वेव है वो ऑब्जर्व नहीं की जा सकती है। तो एक एग्जांपल है कि फाइंड द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ 46 ग्राम गोल्फ बॉल विद वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकेंड। एक हमने 46 ग्राम की बॉल ली है गोल्फ की और उसकी वेलोसिटी जब वो मूव कर रही है, मूविंग में ही मोमेंटम होगा तभी डी ब्रॉय वेवलेंथ आप निकाल पाएंगे उसके फॉर्मूले से। तो उसकी वेलोसिटी है 36 मीटर पर सेकेंड और एक इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हैं जिसकी वेलोसिटी 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो डी ब्रॉय के अकॉर्डिंग लैम्डा इक्वल टू h/mv के इक्वल होता है। h की वैल्यू जो h प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। m की वैल्यू आप किलोग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ ये जूल में है, किलोग्राम में लिया गया होगा। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, यूनिट का ध्यान रखना है। तो 0.046 किलोग्राम हो गई है बॉल का वेट और ये जो वेलोसिटी है इसकी 36 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो देखेंगे आप कि 4 इंटू 10⁻34 मीटर, देखिए कितनी कम वेवलेंथ आई है। इस वेवलेंथ को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप ले लें उससे इस वेवलेंथ को नहीं निकाला जा सकता है। एक्सरेज जो कि बहुत ही कम वेवलेंथ की है उसकी भी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी 10⁻⁻10 मीटर होती है। और अभी देखिए ये 10⁻⁻34 मीटर है। इतनी कम वेवलेंथ को अगर पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड तो है लेकिन इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। सेकेंडली अगर इलेक्ट्रॉन के केस में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन में मास रखा और इसकी वेलोसिटी बताई है 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, तो उससे 7.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, यानी आप देख रहे हैं एक्स रेज 1 एंगस्ट्रॉम का है उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, गामा रेज उससे कम वेवलेंथ का होता है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी डिटेक्ट की जा सकती है क्योंकि ये आपका हो गया 0.7 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो 0.7 एंगस्ट्रॉम को इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव को डिटेक्ट कर दिया था। कौन कौन से साइंटिस्ट ने? जीपी थॉमसन और डेविसन जर्मन ने। और लेकिन जो मैटर जिनका मास ज़्यादा होता है उनसे एसोसिएटेड वेव को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।